हे गाइस, सो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर। तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग ही होगी आज। तो बायोमोलिक्यूल समझे क्या हम इससे? बायो मतलब लिविंग और मॉलिक्यूल का मतलब कि कुछ ऐसा कोई ना कोई सब्सटेंस तो होगा। अब मॉलिक्यूल होगा क्या हमारी बॉडी के अंदर? ज्यादा से ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, विटामिन लेते हैं और मिनरल लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की या लिविंग मॉलिक्यूल की बात करूं तो यही सब होंगे। ठीक है। अब बोला कि भाई लिविंग थोड़ी ना है, विटामिन थोड़ी ना चल चल के आती है कि लिविंग है, नहीं, क्योंकि उसे प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई प्लांट्स तो लिविंग होते हैं। तो प्लांट से जो मटेरियल हम लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? बायोमोलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, बायोमोलिक्यूल के अंदर इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट मेन, विटामिन और मिनरल्स का भी टॉपिक है मेन। हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दो टॉपिक के ऊपर यहाँ पर हमें क्या देना है? ध्यान देना है। ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल के चैप्टर की शुरुआत ही करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट के पीछे भी एक कहानी है। देखो, अगर मैं बात करूं ना तो हमारी जो बॉडी के अंदर एनर्जी जो मेनली मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। ठीक है। लगभग 70% एनर्जी हमारी कार्बोहाइड्रेट से आती है। ठीक है। अगर रोटी नहीं खाएंगे तो भाई सिर्फ फ्रूट्स की डाइट पे चलते रहे तो अपना काम नहीं चलता है। ठीक है। तो अब अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर की बात करूं, ठीक है, खैर एनर्जी का ऑर्डर नहीं है। पहले क्या बोलते थे साइंटिस्ट, ये ऐसा माना जाता था कि कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर क्या मिलता है? सिर्फ कार्बन और वाटर। ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हाइड्रेट्स हैं कार्बन के, ऐसा उन्होंने बोल दिया कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि कार्बन के साथ में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ऐसा बोला जाता था। और जनरल फॉर्मूला उसका क्या दिया जाता था? तो उसका जनरल फॉर्मूला वो लोग दे देते थे कि भाई CX एंड H2O का Y। भाई कार्बन के X मॉलिक्यूल रहे होंगे और वाटर के कोई Y मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, तो बोल दिया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पर बाद में जब इसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो हमें ये देखने को मिला कि कार्बन के स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं। तो फिर इसको ऐसा क्यों बोला? तो साइंटिस्ट ने इसकी डेफिनेशन को क्या करा? मॉडिफाई करा। मतलब जो ये वाटर था वो एज इट इज H2O की फॉर्म में नहीं था, बल्कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट थे जिनकी वजह से हमें फॉर्मूला ऐसा देखने को मिल रहा था कि जैसे कार्बन हो और वाटर हो। अब नहीं समझ में आ रहा होगा? तो देखो, साइंटिस्ट की ये वाली डेफिनेशन डिस्करेज कर दी गई कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। बाद में जो नई डेफिनेशन आई वो थी कि ये वाटर नहीं है, हमें देखने में फॉर्मूला ऐसा लगेगा जैसे अगर मैं लिखूं C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो मैं कार्बन के 6 अलग लिख सकती हूं और H2O को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर सकती हूं। बट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब हम आगे पढ़ेंगे तो कहीं पे भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते। असल में जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें दिखाई दे रहे हैं ये या तो एल्डिहाइड से आए हैं या फिर कीटोन से आए हुए हैं। ठीक है। तो अब देखो, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड या फिर कीटोन कंटेनिंग 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि हमारा CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, CO कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसके साथ में ही क्या होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा OH फंक्शनल ग्रुप यानी अल्कोहल लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमें फॉर्मूले में ऐसा धोखा लग रहा था कि भाई वो क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। असलियत में कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है और उसके साथ में ही 2 या उससे ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। ठीक है। तो ये थी अपनी कार्बोहाइड्रेट्स की कहानी। अब कार्बोहाइड्रेट्स को क्या किया गया? बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है। अब डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे? या तो हमने करा उसको फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। भाई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपका, मैंने क्या लिखा डेफिनेशन में? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। या तो कुछ कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। OH तो उनके साथ में चलेगा ही चलेगा। तो पहली कैटेगरी है फंक्शनल ग्रुप। तो जिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था उनको नाम दे दिया गया एल्डोसिस, और जिनके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट था उन कार्बोहाइड्रेट्स को नाम दे दिया गया कीटोसिस। तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स को दो कैटेगरी के अंदर हम बांट देते हैं, एल्डोसिस एंड कीटोसिस। ठीक है। अब भाई कार्बोहाइड्रेट्स चीनी से समझ सकते हो। अगर कोई पूछ ले कार्बोहाइड्रेट खाई थी आज? हाँ भाई खाई थी, चीनी ली थी। तो शुगर भी तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है। हम जो रोटी खाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है। सो
घी मत बोल देना, घी कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, फैट होता है, ठीक है। तो अब टेस्ट के बेसिस पे तो दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या तो शुगर वाले होंगे या फिर नॉन शुगर्स होंगे। शुगर वाले होंगे तो स्वीट होंगे, नॉन शुगर होंगे तो स्वीटलेस होंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएं वो मीठे ही हों। चीनी तो कार्बोहाइड्रेट है ही है, पर उसके अलावा भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हम खाते हैं, ठीक है। गेहूं, चावल, सब में कार्बोहाइड्रेट्स है। अच्छा, अगर मैं स्टार्च की बात करूँ ना, स्टार्च तो सबको पता है कि आलू के अंदर स्टार्च होता है। हम मोस्टली अगर बात करें तो स्टार्च भी तो एक कार्बोहाइड्रेट की तो फॉर्म है। चलो आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और अगर बात करूं तो हम सेलुलोज जो प्लांट के अंदर होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। अब स्टार्च की मैं बात कर रही थी, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है जो यूज नहीं हो पाता, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो वो भी एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, वो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप के बेस पे दो हो गए, टेस्ट के बेस पे दो हो गए। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के बेस पे कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, या तो रिड्यूसिंग या फिर नॉन रिड्यूसिंग। अब किसको रिड्यूस कर रहे हैं भाई, ये भी तो नहीं पता ना हमें। तो देखो अभी पता होगा, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस कर दें टॉलरेंस रिएजेंट को। लिंक करो जरा, टॉलरेंस रिएजेंट क्या थे, जो एल्डिहाइड वाला सिल्वर मिरर टेस्ट था ना अपना। तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। तो अगर कोई कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग है तो वो रिड्यूस कर देगी टॉलरेंस रिएजेंट को, ठीक है, यानी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन दिखाएगी। अगर नॉन रिड्यूसिंग है तो वो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगी। एग्जाम्पल, तो देखो हमारे सिलेबस के अंदर जिनका स्ट्रक्चर भी हमें पढ़ना है वो हमें 3 डाइसेक्राइड पढ़ने हैं, सुक्रोज, लैक्टोज एंड देन माल्टोज हमें पढ़ना है। तो उनमें से लैक्टोज और माल्टोज तो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, यानी जो टॉलरेंस जो आपका रिएजेंट है इसके साथ में रिएक्शन करेंगे। टॉलरेंस रिएजेंट क्या करता है, जैसे ही आपके पास जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर आप टॉलरेंस रिएजेंट को डालोगे, जो क्या होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का एक सोल्यूशन होता है ना टॉलरेंस रिएजेंट, तो उसके अंदर सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होगी। अगर नॉन रिड्यूसिंग होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो यानी सुक्रोज क्या है आपका, नॉन रिड्यूसिंग, और लैक्टोज एंड माल्टोज कौन सी है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है। अब देखो हाइड्रोलिसिस के बेस पे 3 कैटेगरी हमने पढ़ ली। फंक्शनल ग्रुप पे एल्डिहाइड कीटोन वाले, टेस्ट में या तो मीठे होंगे या नहीं मीठे होंगे। केमिकल रिएक्शन में या तो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेंगे या फिर नहीं करेंगे। हाइड्रोलिसिस कि अगर पानी के अंदर, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के अंदर जाने पर, लाइसिस का मतलब टूटना। तो अब देखो 3 कैटेगरी है। वाटर के अंदर जाने पर अगर कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर ना टूटे, किसी के अंदर भी। अब देखो मान लिया मैंने एक पजल बनाई जिसके अंदर 4 टुकड़े थे, अगर वो पानी में जाते वो 4 टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा ही होगा ना। अब मान लिया जैसे हम बोलते हैं कि एटम को हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, ठीक ऐसे ही जो कार्बोहाइड्रेट वाटर के अंदर जाने के बाद में हाइड्रोलाइज ना हो और ज्यादा ना टूटे, उनको कहा जाता है मोनोसेक्राइड। सेक्राइड वर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए हम यूज करते हैं। मोनोसेक्राइड विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, यानी वो बिल्कुल बेसिक यूनिट है, उनको आप और नहीं तोड़ सकते हो। तो जैसे एटम बेसिक यूनिट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसेक्राइड बेसिक यूनिट होते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही क्या है, मोनोसेक्राइड है। यानी जब बहुत सारे ग्लूकोज को एक यूनिट मान लो, एक ब्लॉक मान लो, जब वो जुड़ते चले जाएंगे तो नए हमारे कंपाउंड्स बनेंगे। अच्छा जी, फिर ओलिगोसेक्राइड क्या है। ओलिगोसेक्राइड उन कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता है जो वाटर के अंदर जाने के बाद में 2 से 10 मोनोसेक्राइड के अंदर टूट जाए तो वो क्या कहलाते हैं, ओलिगोसेक्राइड। अगर वो 2 में टूटेंगे तो उन्हें हम डाइसेक्राइड बोलेंगे, 3 में टूटेंगे तो ट्राइसेक्राइड, 4 में तो क्या बोल देंगे हम उन्हें, 4 के लिए टेट्रासेक्राइड बोलेंगे, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सासेक्राइड। तो यानी ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड के अंदर ही आता है। बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है कि भाई मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड होते हैं, नहीं, ओलिगोसेक्राइड के अंदर ही डाइसेक्राइड आता है। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट 2 यूनिट के अंदर टूटे तो वो ओलिगोसेक्राइड होता है, ठीक है, वो डाइसेक्राइड होता है। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट जो आपका 2 यूनिट के अंदर टूटे तो उसे हम डाइसेक्राइड बोल देंगे, है ना। तो ओलिगोसेक्राइड जाकर वाटर के अंदर 2 से 10 यूनिट्स के अंदर टूट जाता है। एग्जांपल्स हमें डाइसेक्राइड पढ़ने हैं, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, इनके ऊपर मैं भी आऊंगी।
फिर पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड जिसके अंदर पॉलीसेक्राइड में जनरली 100 से ऊपर मोनोसेक्राइड यूनिट्स के अंदर वो टूटता है, यानी 100 मॉलिक्यूल से ज्यादा, 100 से 200 की रेंज होती है, उतने के अंदर वो ब्रेक डाउन होता है, तो वो कहलाता है हमारा पॉलीसेक्राइड, जिसके अंदर एग्जाम्पल होते हैं स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन हो जाएगा। अब इनकी थोड़ी थोड़ी हम कहानी पढ़ेंगे। यानी कि देखो, मैंने सुक्रोज की बात करी थी, ऊपर भी इसका नाम आया था कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज की भैया बहुत अच्छी कहानी है, इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन बनेंगे बढ़िया वाले इसके अंदर से। तो सुक्रोज जाकर 2 यूनिट के अंदर टूटना चाहिए क्योंकि डाइसेक्राइड था, और ओलिगोसेक्राइड का ही एक टाइप होता है डाइसेक्राइड। तो सुक्रोज बना हुआ होता है अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज का, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज का बना होता है। अल्फा बीटा का चक्कर हम बाद में समझेंगे कि क्या है वो। लैक्टोज बना हुआ होता है बीटा ग्लूकोज एंड बीटा लैक्टोज का, ना याद रहे तो सुक्रोज बना हुआ होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर, लैक्टोज बना हुआ होता है ग्लूकोज एंड लैक्टोज से मिलकर, एंड माल्टोज बना हुआ होता है 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर। वैसे वो 2 ग्लूकोज यूनिट होती हैं तो अल्फा ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। अच्छा, तो एक तो हमारे यहीं से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस होने पर, देखो 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनाएगा। सुक्रोज कैसी शुगर है, सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड है क्या है। थर्ड क्वेश्चन, सुक्रोज वाटर के अंदर जाने के बाद में कौन कौन सी यूनिट के अंदर टूटेगा। फोर्थ, कि हमारे पास कौन सी 2 यूनिट्स जुड़कर सुक्रोज को बनाती हैं। तो क्वेश्चंस हो गए हमारे। अच्छा, उसके बाद में मैं बात कर रही थी स्टार्च की। अब जैसे ये इन सबसे मिलकर बने हुए हैं, स्टार्च किससे बना हुआ होता है, ग्लूकोज, यानी बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट जुड़ जाती है और स्टार्च बना देती है। तो स्टार्च के अंदर भी अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज होता है, यानी स्टार्च अल्फा वाले ग्लूकोज से बना हुआ है। फिर मैंने सेलुलोज लिखा, तो सेलुलोज बीटा वाले ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है, स्टार्च अल्फा वाले से और सेलुलोज बीटा वाले से। जो हम यूज कर सकते हैं, स्टार्च हम यूज करते हैं ना, तो अल्फा। प्लांट्स हमें नहीं पता, हमारे किसी काम के नहीं, मतलब काम के तो हैं, मतलब हमारे लिए इतने ज्यादा वो नहीं है, समझ रहे हो, तो वो बीटा वाले हो जाएंगे, ठीक है। ग्लाइकोजन के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा। तो देखो, स्टार्च एक लौता ऐसा पॉलीसेक्राइड है जिसके अंदर स्ट्रेट चेन भी चलेगी और ब्रांचिंग भी होगी, जबकि सेलुलोज और ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचिंग नहीं होती, इनका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल, ठीक है। अब जो स्टार्च है जो अल्फा ग्लूकोज से बनी थी, सेलुलोज जो कि बीटा ग्लूकोज से बनी थी, इस कैपिटल डी का मतलब होता है हमारे पास में कि अगर इस, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। वैसे होता है कि अगर OH राइट साइड पे होता है तो वो डेक्स्ट्रो होता है, लेफ्ट पे होता है तो उसको हम लीवो बोल देते हैं। खैर, स्टार्च 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज क्या होता है, स्टार्च का कुछ हिस्सा तो स्ट्रेट चेन होता है, बाकी का ब्रांच होता है, ब्रांच ज्यादा होता है। तो जो अमाइलोज है, स्टार्च के उस हिस्से को जो कि स्ट्रेट चेन में होता है उसको हम अमाइलोज बोलते हैं, और जो ब्रांचिंग में होता है उसको हम अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। तो जो अमाइलोज है वो होता है 15 से 20% पूरे स्टार्च का, और अमाइलोपेक्टिन यानी जो ब्रांचिंग वाला हिस्सा है वो होता है 80 to 85%, ठीक है। अब जो स्टार्च है वो ग्लूकोज से बना हुआ है, तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। उसमें से अगर कार्बन 1 और 4 पे क्या हो रही होती है, आपकी लिंकेज बनती है, यानी एक बॉन्ड बनता है, तो वो कहलाता है हमारा अमाइलोज। मतलब कि स्ट्रेट चेन में हमेशा 1 और 4 कार्बन के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन के अंदर कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच में क्या होती है, लिंकेज होती है। अभी सिर्फ इतना ही समझ लो कि अगर कोई भी स्ट्रेट चेन है तो उसमें 1st और 4th कार्बन के बीच में लिंकेज होती है, अगर ब्रांच है तो 1st और 6th कार्बन के बीच में होती है। सिर्फ हम इतना याद रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अभी इन सबके हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा क्लैरिफाई हो पाएगा कि हम क्या क्या करने वाले हैं। उसके बाद मैंने ये बोला कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग था, पूछ ले ऐसा क्या है कि क्यों नहीं इसने रिड्यूस किया है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट। तो रीजन क्या होता है, मैंने बोला कि अगर कोई भी आपका है तो उसमें 6 कार्बन होंगे ग्लूकोज की यूनिट के अंदर। तो जो आपका सुक्रोज है इसके अंदर जो कार्बन 1 होता है वो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लेता है। जो कार्बन 1 है वो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लेता है। कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो कार्बन 1 जो ऑक्सीजन के साथ में अटैच होता है सुक्रोज के केस में, लेकिन जो आपका लैक्टोज और माल्टोज है वहां पर कार्बन 1 ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड नहीं बनाता। तो जिसके अंदर बॉन्ड नहीं बनाएगा उसमें हमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप मिल जाएगा, और अगर CHO ग्रुप होगा तभी वो क्या करेगा, टोलेंस ग्रुप को रिड्यूस करेगा।
तो अगर कोई पूछ ले कि क्यों सुक्रोज क्या है आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, तो हम लिखेंगे सुक्रोज के स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन 1 होता है वो अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ में, और कार्बन जो ऑक्सीजन है फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है और जो ऑक्सीजन है उसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड बनने की वजह से उसका जो CHO ग्रुप वहां पर लगा हुआ था वो फ्री नहीं होता। ठीक है, खैर ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, इसको मैं स्ट्रक्चर के साथ में ही बताऊंगी। अभी हमने कुछ ओवरव्यू ले लिया है कि हमें इस चैप्टर के अंदर करना क्या क्या है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।